एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की ज्योग्राफी की बुक 1 का चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो ये जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है एंड आज मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो एक ऐसा सेम नाम का चैप्टर हमारा बुक 2 में भी है जिसमें हम इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी पढ़ने वाले हैं। तो अगर वो वाला पढ़ना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ हम पूरे वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। ये बुक 1 का चैप्टर है, ठीक है जी। तो ये चैप्टर को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैं सिमरन सहानी हूँ, आपकी दीदी हूँ और मैंने अपने चैनल पे क्लास 12th की ह्यूमैनिटीज़ का इंटायर सिलेबस कवर करती हूँ, सभी सब्जेक्ट्स का, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, मेन सब्जेक्ट इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हैं या फिजिकल एजुकेशन ऑप्शनल भी पढ़ना है तो प्लेलिस्ट अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैन गो एंड स्टडी। एंड ज्योग्राफी के हर चैप्टर के बेस्ट नोट्स, वेरी इजी लैंग्वेज के सिंपल से नोट्स जो हैं वो मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे प्रोवाइड करी हूँ। तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो और वहाँ से नोट्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। बहुत एक अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, वो है पॉपुलेशन, यानी कि हम बहुत सारे लोग मिल रहे हैं तो हम कहेंगे ये हो गई पॉपुलेशन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में क्या क्या चीज़ों को, फैक्टर्स को देखा जाता है। पहले ज़माने में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी होती थी और कितनी तेज़ी से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ी है कि अब तो हम कह रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करो, ये सब आप पढ़ने वाले हो। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे आप, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ोगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे। और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पढ़ोगे, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है या पॉपुलेशन घटती है उसका रीज़न क्या क्या है, ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग है आपके एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी जो है हमारा सारे क्लास 12th वालों, तो ये उसी पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ा रही हूँ। मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊँगी कि कोई एमसीक्यू इस चैप्टर के किसी कोने से आ जाए तुम्हारे एग्जाम में, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। और अगर बोर्ड एग्जाम के लिए तो चिंता करो ही मत, ठीक है। तो सीयूईटी कैंडिडेट्स इस वीडियो को ध्यान से देख लो, डन। अब शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बता रखा है कि देखो जो पीपल होते हैं, एक कंट्री की जो लोग हैं, ठीक है, वो उसकी एक्चुअल रिसोर्स होती है। एक तो उसकी रिसोर्स है कि उसकी धरती के नीचे सोना है, उसमें अच्छा पानी है, तेल है, ये है वो है। बट अगर वो खाली है, वहाँ इंसान ही नहीं है तो क्या कर लोगे। तो पीपल होते हैं एक कंट्री की असली रिसोर्स और हम पीपल ही एक्चुअल रिसोर्स कहा जाता है। इससे अगला चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने वाले हो, क्यों? क्योंकि हम भी एक रिसोर्स है तो हमारे पे भी डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो जितने में हम ह्यूमंस होते हैं, जब हम अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, हम में से जो कुछ हैं बहुत ही ज़्यादा उनका माइंड डेवलप्ड होगा, ठीक है। सिर्फ एजुकेशन मैटर नहीं करती है यहाँ पे, जो हेल्दी होंगे, समझदार होंगे तो वो जो है आगे चल के अच्छे काम भी करेंगे सोसाइटी के लिए, ठीक है। हम पीपल ही है जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट चुनते हैं, जो सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं और पूरी कंट्री को चलाते हैं। पूरे वर्ल्ड चल रहा है हमारा पीपल की वजह से ही, ठीक है। अब हम पीपल में कितने लोग होते हैं? हम पीपल में मेल भी होते हैं एंड हम पीपल में फीमेल भी होते हैं। और हम पीपल में अगर हम मेल और फीमेल कहें अगर हम, तो एक चीज़ और है, हम बच्चे भी हैं, ठीक है, चिल्ड्रन भी। तो जब हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं तो हम फीमेल पॉपुलेशन भी स्टडी करते हैं, मेल पॉपुलेशन भी, फीमेल एडल्ट फीमेल भी और एडल्ट मेल भी, एंड बच्चों को भी स्टडी करा जाता है। एक पूरा प्रॉपर फोकस रखा जाता है बच्चों के ऊपर भी इन आर जो है ज्योग्राफी, ठीक है। अब हम लोगों का क्या सीन चलता है इस दुनिया के अंदर? हम पैदा भी होते हैं, हम मरते भी रहते हैं। हमारी पॉपुलेशन कैसे बढ़ती घटती है? हम पैदा भी होते हैं, कुछ मरते भी रहते हैं, ठीक है। हम में से कुछ लोग विलेजेस में रहते हैं, हम लोग में से कुछ लोग शहरों में रहते हैं, हम में से कुछ लोग एजुकेटेड हैं, कुछ लोग एजुकेटेड नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बोली है, इन सब का हमारे पॉपुलेशन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मरने जीने का पड़ेगा, ठीक है। विलेज में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कभी कभी इसका भी जो है इससे भी चेंजेस होता है। कई लोग जब विलेजेस में नहीं रहना चाहते कि यार यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो सिटीज़ में शिफ्ट करते हैं, तो सिटी की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इस टाइप से होती है हमारी, ठीक है। और इन सभी चीज़ों का हमारी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। अब जब मैं इतना पॉपुलेशन कर ही रही हूँ तो एक चीज़ तुम्हें पता है कि बिगनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी में हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन ओवर 6 बिलियन ही थी। और अब देखो इतनी तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम लोगों की इस समय की पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें। और एक तो ये पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, उसके अलावा हमारी पॉपुलेशन में एक गड़बड़ ये है कि ये नहीं है कि जैसे ये मैप है हमारा,
कि भाई ये है, यहाँ एशिया है, यहाँ पे भी मतलब मैं कह रही हूँ हाइपोथेटिकल लेने हैं, मतलब कैलकुलेशंस मत करना। ऐसा नहीं है हमारे वर्ल्ड के अंदर कि भैया यहाँ पे भी जो है मैं कह रही हूँ 10 मिलियन पीपल रह रहे हैं, या चलो तुम मान लो 50 मिलियन पीपल रह रहे हैं, ठीक है, 50 मिलियन लोग ही यहाँ रह रहे हैं एशिया के अंदर, 50 मिलियन लोग ही यूरोप में रह रहे हैं, 50 लोग ही नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं, 50 मिलियन ही साउथ अमेरिका में रह रहे हैं, 50 मिलियन ही हमारे जो है अफ्रीका में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है। और 50 मिलियन ही ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। नो नो नो, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। नहीं, ऐसा है कि भैया कहीं पे तो 50 मिलियन लोग हैं और कहीं पे तो खाली आप मान लो कि भैया 10 मिलियन लोग हैं। इस टाइप से हमारी पॉपुलेशन चल रही है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, हम कह रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है, मैंने कहा इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे 25-30 लाख लोग रह रहे हैं, 50 लाख लोग रह रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे 1 लाख लोग ही रह रहे हैं, कुछ शहर ऐसे हैं। तो ये चक्कर है हमारे पूरे वर्ल्ड का। जैसे अगर आप यूएसए देखो, यूएसए के पास इतना बड़ा एरिया है, लैंड एरिया जो यूएसए का है वो बहुत बड़ा है, एंड कंपेयर्ड टू दैट लैंड एरिया यूएसए में बहुत कम लोग रहते हैं। अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, वो लैंड एरिया के हिसाब से यूएसए से बहुत छोटी है, बट हमारी पॉपुलेशन तब भी यूएसए से बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। ये कि कुछ जगहों पे ज़्यादा बसावट है और बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे जो है कम बसावट है। हमारे जोग्राफिस्ट है, उनका नाम है जॉर्ज बी क्रीसी। इन्होंने ये चीज़ एशिया के लिए कही थी। इन्होंने कहा एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू। एशिया के अंदर, अगर हम सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं एशिया के अंदर जहाँ पे कम लोग रहते हैं। बट अगर हम कहें फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी, और कुछ ऐसी प्लेसेस है जो बहुत पीपल है। जैसे कि अगर हम एशिया का चाइना और इंडिया ही मान ले तो हमारे पॉपुलेशन का जितना बड़ा नंबर आता है उसमें से बहुत सारा परसेंटेज इंडिया, चाइना और बांग्लादेश ही दे रही हैं। और बाकी जो एशिया की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ रशिया की, तो रशिया बहुत बड़ा है एरिया के अंदर, बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यही चीज़ इन्होंने कहा जॉर्ज बी क्रीसी ने एशिया के लिए, एंड यही चीज़ पूरे वर्ल्ड में भी है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो काफ़ी अटपटा है, अजीबोगरीब है, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से एक जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ठीक है जी। चलो अब हम आते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर, जो ये चार्ट के ऊपर, जिस पे आपको ढेरों क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो ये है कि जो हमारे वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को जो है घेर कर रख लो। ये कंट्रीज़ कितनी ओवर पॉपुलेटेड है, और इनमें से एक हम भी हैं, ठीक है। कौन कौन सी? अब ये 10 की 10 कंट्रीज़, यू हैव टू लर्न देम, ठीक है, क्योंकि इस पर वर्ल्ड मैप आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। तो सबसे पहले पे आती है चाइना, फिर आया इंडिया, फिर आया यूएसए, फिर आया इंडोनेशिया, फिर आया ब्राज़ील, फिर आया पाकिस्तान, फिर आया नाइजीरिया, फिर आया बांग्लादेश, फिर आया रशिया, फिर आया मेक्सिको, ठीक है। इनके अंदर जो है, इन 10 कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है। इनमें से कुछ बहुत डेवलप्ड है, कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ नॉर्मल है, कुछ डेवलपिंग है। ऐसा हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर। सो इस चीज़ को कि भाई हमारे यहाँ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है पॉपुलेशन, इसी को हम कह देते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि इन 10 कंट्रीज़ के अंदर 60% पॉपुलेशन रह रही है। इसी को, जैसे अगर हम इन फिनोमिना को स्टडी करें, दिस इज़ व्हाट वी कॉल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर डेफिनेशन आ जाए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की तो क्या है? तो द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर अर्थ्स सरफेस। स्पेस्ड ओवर मतलब किस तरीके से हम अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर हम ब्रॉडली बोलें आज के समय पे, तो हमारे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन जो है, 90% पॉपुलेशन 10% लैंड एरिया के अंदर रह रही है, ठीक है। चलिए अब आ गया, ये आपने मैप देख लिया, इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है? दैट हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर, दायरे के अंदर कितने लोग रह रहे हैं की बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि उसका लैंड एरिया बहुत बड़ा है। यूएसए के अंदर की भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट लैंड एरिया देखो कितना बड़ा है, ठीक है। अब हमारे इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे घर हैं। वहाँ पे जो बड़े बड़े देश हैं जहाँ पे बहुत सारा लैंड एरिया है, वहाँ 1 किलोमीटर के अंदर कम घर होती हैं। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को हमें चेक करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, हम उसका रेशियो निकाल लेते हैं। करते कैसे है इसको? तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया, डिवाइड कर देंगे हम एरिया से। सर एग्जाम्पल आपको आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि एक रीजन है एक्स, ठीक
ठीक है। अब हमने इसका एरिया कितना माना है 100 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप ये नहीं है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितने भी एरिया की चेक कर सकते हो, आप पूरे वर्ल्ड के भी चेक कर सकते हो, पूरे एक सिटी की भी चेक कर सकते हो कि एक सिटी का एरिया इतना है, उसकी पॉपुलेशन इतनी है, डेंसिटी निकालो। एक कंट्री की भी चेक कर सकते हो कि इस कंट्री का एरिया इतना है, इसकी डेंसिटी इतनी है, वो निकाल लो। ठीक है, पॉपुलेशन इतनी है तो डेंसिटी निकाल दो। ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन एक्स आपको गिवन है 100 किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया गिवन है। पॉपुलेशन है इसकी 1.5 लाख लोग। ठीक है, तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी आप निकालिए, ये पूछा गया है आपसे। तो डेंसिटी क्या हो गई, इसकी डेंसिटी निकालेंगे हम, 1.5 लाख अपॉन 100 कर देंगे तो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी आ गई इसकी 1500 पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि इससे हमें पता चल गया कि 1 किलोमीटर के अंदर 1500 लोग रहते हैं। ये जो पर्टिकुलर शहर है जिसका नाम है एक्स, तो इस एक्स शहर के अंदर 1500 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, तो डेंसिटी से हम क्या पता लगाते हैं। अब अगर एक मैंने कह दिया, इसको जरा हम थोड़ा चेंज करते हैं, मैं बस इसको बढ़ा दूंगी। मैं कह रही हूँ एक रीजन है, इसका नाम है वाई, ये वाई रीजन है। इसका जो स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी मैंने कहा आप लोगों को कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में इसमें कितने लोग रहते हैं। 100 स्क्वायर किलोमीटर में मैंने कह दिया कि इसके अंदर 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लोग रहते हैं। मैंने ये कह दिया यहाँ पे कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 50,000 लोग हैं। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। पॉपुलेशन कितनी है इसकी 50,000 है, स्क्वायर किलोमीटर कितना है हमारा 100 है, तो हमारी जो है डेंसिटी क्या निकल के आई कि यहाँ पे 500 लोग रह रहे हैं विद इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसकी डेंसिटी कम है। जो रीजन वाई है वहाँ तो 1 किलोमीटर में खाली 500 लोग रह रहे हैं और यहाँ 1500 लोग रह रहे हैं, तो ये ओवर पॉपुलेटेड होगा इसके कंपैरिजन में और ये लेस पॉपुलेटेड होगा। ठीक है, समझ गए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि अब हम ये पढ़ेंगे कि ये आपने फ़र्क देख लिया कि जो रीजन एक्स था वहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर 1500 लोग रह रहे थे और रीजन वाई का हमने निकाला कि यहाँ 500 रह रहे हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि भैया यहाँ पे तो 1500 रह लिया, यहाँ पे 500 रह लिया। यहाँ मैं कह रही हूँ कि भैया कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 60% पॉपुलेशन है। तो ऐसा क्यों है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक जगह पे कम है, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप उस कंट्री में जाके, उस शहर में जाके, उस जगह पे जाके रहना पसंद करोगे। तो वही जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है जो रहने लायक होती है। अगर बहुत बड़ा कोई देश है, वहाँ पे आधे से ज़्यादा डेजर्ट है, तो चाह के भी वहाँ की पॉपुलेशन हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी होती है, तो बहुत सारे लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसी कंट्रीज़ का एग्जांपल है हमारे पास में जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, तो वो डेजर्ट भी इतना मैटर नहीं कर रहा है, बट स्टिल जो बहुत, अगर वहाँ डेवलपमेंट नहीं है तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, आप देखोगे पहाड़ी इलाकों पे पॉपुलेशन कम है। क्यों कम है ये आप इसमें जानने वाले हो। तो नाउ वी विल स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कहीं पे पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमारी टेरेन बहुत अच्छी है, चारों के चारों मौसम होते हैं, सारी फल सब्जियां उगा सकते हो, तो और साथ ही के साथ में मिनरल्स भी मिल रहे हैं, पानी भी बहुत अच्छा है और क्लाइमेट भी रहने लायक है, इसलिए इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत ठंड है, वहाँ पॉपुलेशन कम है। तो यही रीजंस को आप अलग अलग दायरों में पढ़ने वाले हो, अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ने वाले हो। तो क्या फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले जोग्राफिकल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है हमारा। दूसरे होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी एक जगह की पॉपुलेशन ज़्यादा और दूसरे की कम हो सकती है। जोग्राफिकल फैक्टर में सबसे पहले होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे लोग जाके रहना पसंद करेंगे। जैसे कि राजस्थान में अगर हमने देखे, वहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ की पॉपुलेशन कंपेरेटिवली जिस जगह में पानी नहीं है वहाँ कम होगी, क्योंकि जहाँ पानी नहीं है लोग नहीं रहेंगे। इतने सदियों पहले से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा, सिंधु नदी के किनारे पे हड़प्पन सिविलाइजेशन बसी। क्यों? क्योंकि पानी को यूज़ कर रहे थे वो। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, अगर आपके पास हिस्ट्री थी क्लास 11 में तो आपको पता होगा, नहीं भी थी तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, यूफ्रेट्स रिवर और टिग्रिस रिवर हमने पढ़ी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के पास में। तो रिवर का होना या फिर आपको पानी का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। जिन एरियाज़ में पानी नहीं होगा वह पॉपुलेशन अपने आप कम होगी। तो आप पूरे डिटेल में, क्यों पानी में से फिश भी मिल जाती है, खाना भी मिल जाएगा।
ट्रेड रूट्स पे निकल सकते हैं आराम से। तो ये आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये जोग्राफिकल फैक्टर में इसका पहला लर्न कर लो कि पहला जोग्राफिकल फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अच्छा पीने को साफ़ पानी होगा तो लोग वहाँ जाके रहना पसंद करेंगे, जहाँ नहीं होगा तो वहाँ जाके नहीं रहेंगे। बस इसको अपने आप इंक्रीज़ करके लिख सकते हो, ठीक है। तो जहाँ फ्रेश वाटर होता है वहाँ जाके लोग रहते हैं, जहाँ पे फ्रेश वाटर है वहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो रिवर वैली, जो हमारे गंगा रिवर की वैल्यू देख लो आप, यहाँ यूपी बिहार, यहाँ इतनी पॉपुलेशन क्यों है? गंगा रिवर आ रही है, फर्टाइल प्लेन है, पंजाब से लेकर बिहार तक का एरिया में बहुत पॉपुलेशन है, क्यों? रिवर है, ठीक है। चलो अगला आता है लैंड फॉर्म। लैंड का फॉर्म यानी कि पहाड़ी इलाका है, प्लेन इलाका है, टापू है या फिर किनारा है समुद्र का, उस पर भी डिपेंड करता है पॉपुलेशन ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। तो जो प्लेन और जेंटल स्लोप्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। जेंटल स्लोप मतलब हल्की हल्की ऊंचाई और पहाड़ी आ रही होती है, जैसे दिल्ली में भी अगर आप देखोगे हल्की हल्की पहाड़ियाँ चल रही होती हैं, वो कोई बहुत बड़े पहाड़ नहीं है, हल्की हल्की जेंटल स्लोप्स जो होते हैं और जो प्लेन एरियाज है वो बेस्ट है रहने के लिए। जैसे कि ये पूरा अगर हम हमारा नदर प्लेन देखोगे, एल्यूवियल सॉइल है, यहाँ पे अच्छी खासी मिट्टी है, बिल्डिंग भी आराम से बन जाएगी, इंडस्ट्री भी आराम से लग जाएगी, तो प्लेन एरिया में लोग रहना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। माउंटेन में थोड़ा उसके बाद नंबर पे आता है, क्यों? क्योंकि माउंटेन में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, ना ही ज़्यादा एग्रीकल्चर हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम वर्ल्ड में देखें तो गंगा प्लेन, जो हमारा गंगा प्लेन है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, और अगर हिमालयाज का देखें तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब आया क्लाइमेट। तीसरा फैक्टर क्या है? जोग्राफिकल फैक्टर, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन टेढ़ा मेढ़ा है, यानी कि सब जगह 50-50 लोग रह रहे हैं, नहीं, कहीं 30 है तो कहीं 20 है, ऐसा होता है हमारा, ठीक है, ये चीज़ चलती है। तो क्लाइमेट अगर हम देखें, तीसरा फैक्टर आता है क्लाइमेट। लो पॉपुलेशन उन जगहों में होगी जहाँ बहुत हार्श क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा ठंड भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं है। जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है वो भी अच्छी नहीं है, जहाँ सूखा है वो भी अच्छी नहीं है। तो जहाँ पे अच्छा क्लाइमेट होता है, रहने लायक होता है, तो वहाँ पे लोग रहते हैं। लास्ट आता है सॉइल इसके अंदर, जो हमारा जोग्राफिकल फैक्टर है। जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होएगी तो वहाँ आसपास में भी ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। जैसे अगर हमारे नदर प्लेन की बात करें तो एल्यूवियल सॉइल है, काफ़ी अच्छी सॉइल है, जहाँ पे खेती हो सकती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो फर्टाइल सॉइल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी। फर्टाइल लूमी सॉइल्स हैव मोस्ट पॉपुलेशन, तो जो जितनी ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है उस एरिया के पास की पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा होती है। दूसरे फैक्टर खाली ये नहीं है कि जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से ही एक जगह की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक फैक्टर भी मैटर करता है। इकोनॉमिक फैक्टर जैसे मिनरल्स, अब अगर हमारी कंट्री में आप झारखंड साइड वाला एरिया देखोगे जहाँ पे बहुत सारी माइंस है, बहुत सारे मिनरल्स है, वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ मिनरल है, खुदाई होगी माइनिंग के लिए, बहुत सारे लोग वहाँ जाएंगे, उन्हें जॉब मिलेगी वहाँ पे, वो वहाँ जाके रहेंगे, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर आ गया। ऊपर से इतना पैसा कमाया जाएगा, मिनरल्स बाहर निकाले जाएंगे, तो वहाँ इंडस्ट्री लगेंगी, फिर इंडस्ट्री लगेंगी तो और लोग वहाँ पहुँचेंगे रहने के लिए, रहने जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो स्कूल भी खुलेंगे, पोस्ट ऑफिस भी खुलेंगे, पार्क भी खुलेंगे, सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। तो ये इंटरकनेक्टेड होता है कि अगर कहीं पे इकोनॉमिक फैक्टर अगर हम देखें तो कहीं पे अगर मिनरल्स मिल रहे हैं तो वहाँ भी बहुत सारी जो है पॉपुलेशन जाके रहती है। जैसे माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, इससे एम्प्लॉयमेंट भी होती है, दोनों टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती है, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट भी जो स्किल्ड वर्क करेंगे, ठीक है, और नॉन स्किल्ड भी जो मजदूरी करेंगे, ठीक है, दोनों चीज़ें होती है। जैसे इसका एग्जांपल आपको इंडिया का नहीं दे रखा है, इंडिया वाली बुक में इंडिया का देखोगे, जैसे जाम्बिया कॉपर बेल्ट जो है, जहाँ से कॉपर निकाला जाता है, जाम्बिया कॉपर बेल्ट जो है अफ्रीका की, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ लोगों को काम मिल रहा है और वहाँ इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। दूसरा अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरी कल्चर। जैसे जैसे शहर बनने लगते हैं, तुमने देखा है ना, विलेज की पॉपुलेशन शहर की पॉपुलेशन में डिफरेंस होता है। शहरों की पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू विलेज। क्यों? क्योंकि विलेज में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उतनी नहीं होती है। विलेज में मेजर अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर ही होता है सोर्स ऑफ इनकम, बट अगर आप शहर में आ जाओगे तो बहुत सारे प्रकार के आप काम कर सकते हो। यू कैन एजुकेट होके आप शहर में किसी एमएनसी में भी काम कर सकते हो। आप अच्छी कुकिंग करते हो तो आप कुक भी बन सकते हो। शहर में अपॉर्चुनिटीज़ है, विलेज में नहीं होती। इसलिए जैसे जैसे शहर के अंदर इंडस्ट्री लगती है और जॉब्स होती है तो विलेज से भी लोग शहर में रहने आ जाते हैं। तो सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी है, एजुकेशन भी अच्छी होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होती है, ट्रांसपोर्ट भी होती है, कम्युनिकेशन भी होती है। इसी वजह से जब रूरल एरियाज़ के अंदर लोगों के पास जॉब नहीं होती या थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है ज़्यादा उनके पास में और उन्हें लगता है कि हाँ उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो वो शहर में आते हैं। जिनके पास जॉब नहीं होती तो वो जॉब ढूंढने शहर में आते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं होती है तो वो सुविधाएं ढूंढने हमारे शहरों में आते हैं।
रहने लगते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इकोनॉमिक फैक्टर होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस भी एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, जो भी कंट्री है जहाँ इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लगी हुई हैं, वहाँ पॉपुलेशन, जैसे चाइना का अगर आप देखो तो चाइना में बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ चाइना के अंदर। इंडिया में भी इस समय पे बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लोग इंडस्ट्रीज़ के पास में रहना पसंद करते हैं। अब हमारी कंट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो पहाड़ों पे पॉपुलेशन कम है, बट प्लेन एरिया में जहाँ पे इंडस्ट्री लगी है उसके आसपास में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के पास में लोग जो रह रहे हैं उन्हें इंडस्ट्री जॉब दे रही है, चाहे वो स्किल्ड जॉब हो चाहे अनस्किल्ड हो, चाहे वो ट्रक चला रहे हैं इंडस्ट्री का सामान इधर से उधर पहुंचाने के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर जाके काम कर रहे हैं, वो वहाँ जाकर अकाउंट संभाल रहे हैं, वहाँ का कोई भी काम कर रहे हैं, उन्हें जॉब मिल रहा है। जॉब मिलेगी तो पैसा आएगा, वो वहीं आसपास में घर खरीदेंगे, फिर घर बनाने वालों को जॉब मिलेगी। घर बन गया तो भैया खाना पीना चाहिए, तो कुछ दुकानें खुलेंगी खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए, फिर एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल खुलेगा, तो अर्बनाइजेशन हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल गिवन है कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान, जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है और वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, शॉपकीपर, बैंक एम्प्लॉय, डॉक्टर, टीचर, सबको जॉब मिलती है अगर कहीं पे इंडस्ट्रीज़ लगती है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ के पास में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, या जिस शहर में इंडस्ट्री है वहाँ ज़्यादा होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशो कल्चर फैक्टर भी मैटर करते हैं। पता है तुम्हें, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ का जोग्राफिकल फैक्टर भी अच्छा पानी है, अच्छा रहन सहन है, अच्छा टेरेन है, अच्छा रेनफॉल है, ठीक है, और अच्छी सांस लेने की हवा है, धूप भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ना ज़्यादा ठंड है, और इंडस्ट्री भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, बट वहाँ लोग नहीं रहते। क्यों नहीं रहे दीदी, ऐसा क्या हो गया? तो वो सोशो कल्चर फैक्टर में आता है। देखो, जो कल्चरल और रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, सबसे पहले तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, वो बात को भी कंटिन्यू करेंगे। जैसे अगर आप देखो रिलीजियस प्लेस, अयोध्या देखो, हरिद्वार देखो, मथुरा देखो, पॉपुलेशन ज़्यादा है ना इन जगहों की। क्यों है? मैं तीर्थ स्थल की बात नहीं कर रही हूँ। तीर्थ स्थल जैसे हमारा, जैसे जो हमारे पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन कई बार इतनी ज़्यादा नहीं होती। पिलग्रिमेज सेंटर नहीं, जो रिलीजियसली इंपॉर्टेंट टाउन्स होते हैं, शहर होते हैं, जैसे हरिद्वार है, ठीक है, और मैंने अयोध्या का नाम लिया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है क्योंकि लोगों की बहुत जो है लोग वहाँ जाते हैं, एज अ टूरिस्ट भी जाते हैं। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, फिर उनको वो वहाँ पे रिलीजियसली इंपॉर्टेंट जगहों पे लोग रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। ठीक है, कि हम इस शहर में रह रहे हैं, फिर उस शहर का और बिजनेस भी होता है और वहाँ स्पिरिचुअलिटी भी बहुत होती है, तो इसलिए रिलीजियस इंपॉर्टेंट जगह पे भी हाई पॉपुलेशन होती है। और अगर मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि सारे अच्छे फीचर्स है तो भी लोग नहीं रहते, नेचर ने सब प्रोवाइड कर रखा है, इकोनॉमी भी अच्छी है, बट अगर वहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है, वहाँ दंगे हो रहे हैं, वहाँ आतंकवाद है, चाहे वहाँ पानी मिल रहा है, चाहे वहाँ रहने के लिए घर है, चाहे वहाँ सब कुछ है, बट वो लोग रहेंगे तो नहीं ना वहाँ पे। तो दिस इज़ द रीज़न। तो सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट वाली जगहों पे भी लोग नहीं रहते। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, अनस्टेबल है, तो भी लोग नहीं रहते। इनफैक्ट तो ये हो गया हमारा सोशो कल्चर फैक्टर। सोशो कल्चर फैक्टर में क्या बना है, जो कल्चरली इंपॉर्टेंट, रिलीजियस इंपॉर्टेंट जगहें होती है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, और जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती, अनरेस्ट होता है, वहाँ पॉपुलेशन नहीं होती। ये सब फैक्टर्स की वजह से, ये जो मैंने आपको बताया ना, पहाड़ है, नदी है, क्लाइमेट कैसा है, अर्बनाइजेशन है यानी इंडस्ट्री है, यानी अनरेस्ट तो नहीं है, रिलीजियस प्लेस है तो ज़्यादा होगी पॉपुलेशन, इनकी वजह से हमारा पॉपुलेशन बैलेंस नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा तो कहीं बहुत कम, तो कहीं कुछ भी नहीं तो कहीं बहुत कुछ, इस टाइप से है। तो ये बैलेंस को कई बार सही करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को इंसेंटिव देती है कि एक एरिया है खाली है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, वहाँ पे जाके कुछ लोगों को, वहाँ पे एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा दी और कुछ लोगों को कहा तुम वहाँ जाके रहो। उनका मन भी नहीं है तो भी उन्हें इंसेंटिव देगी, आप वहाँ जाओगे तो फ्री में घर मिलेगा, फ्री का आपको लोगों को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, वहाँ जाके रहो, लोग वहाँ जाके रहेंगे, फिर धीरे धीरे वहाँ पे भी बसावट हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो कई जगह है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, वहाँ जाके रहने के लिए लोगों को इंसेंटिव देती है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या हुआ, जो पॉपुलेशन के अंदर चेंज होता है बिटवीन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आप कह सकते हो बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं कह रही हूँ 2001 से 2010, मैंने कहा 2011 से 2021, मैं कह रही हूँ इस बीच में कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई, तो इसको हम कहेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, या फिर आप अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो 2 टाइम पीरियड के बीच के जब हम पॉपुलेशन का चेंज निकालते हैं, चाहे मैं 10 दिन के ही निकालना चाहूँ, भाई 10 दिन में, 25 दिन में,
50 दिन में, 100 दिन में, 2 टाइम पीरियड के बीच में जो चेंज हुआ है पॉपुलेशन में वो जानने को हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब अगर हमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा। हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है और जो दूसरे टाइम पीरियड की पॉपुलेशन जो है उनको आपस में अगर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे हमें 2011 से 2021 के बीच की अगर पॉपुलेशन निकालनी है तो आपस में उन दोनों को माइनस कर जाएंगे तो चेंज हमारे को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अभी हमें चेंज के लिए अभी मैं 21 का हमें डेटा गिवन नहीं है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लगाया 2001 से 2011 का। 2001 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन थी 102.70 करोड़, ठीक है, और 2011 में रही 121.02 करोड़। तो अगर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, आंसर है 18.15 करोड़। यानी कि अगर हम बोले तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमारा कितना हुआ, हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, 18.15 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई इन एक्चुअल नंबर्स के अंदर। कितने लोग बढ़े हमारी कंट्री के अंदर इन 11 साल के पीरियड में, कितने लोग बढ़े, 18.15 करोड़ लोग बढ़ गए। ठीक है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। अब ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट नंबर में कि मैंने कहा 18.15 करोड़ पीपल बढ़ गए। अभी इन्हीं नंबर को अगर हम परसेंटेज में अगर हमें निकालना पड़े तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम 18.15 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई करके 100 से, तो जो आंसर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि इंडिया के अंदर 2001 से 2011 में इतनी % पॉपुलेशन बढ़ी। तो आप इसको परसेंटेज में अगर आप निकालोगे तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा, और बिना परसेंटेज के निकालोगे तो आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स, यानी कि नेचुरल तरीके से पॉपुलेशन का ग्रोथ होना, चेंज हो जाना पॉपुलेशन का। तो नेचुरल चेंज, नेचुरल क्या है, बर्थ होना नेचुरल है, बच्चा पैदा होना नेचुरल है, और इंसान का मर जाना नेचुरल है। तो भाई ये जो नेचुरल ग्रोथ रेट है इसमें हम अगर हमें पॉपुलेशन का चेंज निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, बर्थ माइनस डेथ रेट करके। ठीक है, कैसे निकाल लेते थे, बर्थ में से डेथ्स माइनस कर देंगे हम, कितने बर्थ है कितने डेथ है, तो हमारे पास नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आ जाता है। अब आया हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में हमारा जो होता है ये असली ग्रोथ दिखाता है पॉपुलेशन की, क्योंकि एक कंट्री की पॉपुलेशन में कह रही हूँ बढ़ गई, तो वो एक रीज़न है उसके को पॉपुलेशन बढ़ने का कि वहाँ ज़्यादा बर्थ हुए एंड कम डेथ हुई तो बढ़ गई पॉपुलेशन, ना ज़्यादा लोग मरे, बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए तो पॉपुलेशन बढ़ गई। बट एक दो चीज़ें और होती है, जैसे सपोज करो वहाँ पे बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स आ गए हों, दूसरी कंट्री से बहुत लोग यहाँ रहने आ गए हों, जैसे बांग्लादेश से इंडिया में बहुत सारा माइग्रेशन हुआ था ड्यूरिंग द बांग्लादेश वॉर। ठीक है, तो उससे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ी थी, वो चीज़ भी तो कंसिडर करनी होगी। तो एक्चुअल ग्रोथ, अगर कंट्री की एक्चुअल ग्रोथ पता लगानी है आपको कि असलियत में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, तो हमें माइग्रेशन के फैक्टर को भी ध्यान रखना होता है कि कितने लोग माइग्रेट करके कंट्री में। अब मैं कह रही हूँ किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो गई, तो ये कम होने का रीज़न क्या है, लोगों बर्थ रेट कंट्रोल हुए, लोगों ने ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करे और मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है तो ज़्यादा लोग मरे भी नहीं। तो अगर कम हो रही है पॉपुलेशन तो वो क्यों होगी, बर्थ कम होंगे और डेथ भी कम होंगी। बट ऐसा भी हो सकता है कि उस कंट्री में से काफ़ी लोग बाहर चले गए हों, माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में रहने चले गए, तो भी उसकी पॉपुलेशन कम हो सकती है। तो इसलिए एक्चुअल ग्रोथ रेट अगर हमें निकालना होता है पॉपुलेशन का, तो उसका आंसर होता है बर्थ माइनस डेथ्स प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। अब ये इन माइग्रेशन क्या होती है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इन माइग्रेशन, इन मतलब होता है ना इनसाइड, और आउट माइग्रेशन मतलब आउटसाइड। तो जितने लोग कंट्री में आए और जितने लोग कंट्री से बाहर गए उनको निकाल लो, और बर्थ माइनस डेथ निकाल लो, इन दोनों को प्लस कर दोगे आप तो आपके पास एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब आया हमारा अगला टॉपिक पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अच्छा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नहीं होता है। देखो ग्रोथ जब भी आगे लिखा है ना तो पॉजिटिव ग्रोथ मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आपको अच्छा आउटकम देगा। जैसे हमारी कंट्री में अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम उसे पॉजिटिव ग्रोथ कहेंगे, बट हमारे लिए समय पे वो अच्छा नहीं है, हमें पॉपुलेशन कम करके फ़ायदा है। जापान जो है जहाँ पे पॉपुलेशन इस समय पे उनको ज़रूरत है ज़्यादा पॉपुलेशन हो, तो उनके यहाँ पे अगर पॉजिटिव ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके लिए वो अच्छा है। तो ग्रोथ मतलब हमेशा ये नहीं है, ग्रोथ के अगर आप पॉजिटिव लगा रहे हो पीछे तो मतलब ये नहीं अच्छी बात हो गई, और नेगेटिव लगा रहे हो तो गंदी बात हो गई। अब इंडिया में नेगेटिव ग्रोथ होगी तो हमें अच्छा लगेगा पॉपुलेशन का कि हमारी रिसोर्सेज पे बर्डन कम पड़ेगा। तो पॉजिटिव ग्रोथ क्या होता है, दिस हैपेंस व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। यानी कि अगर पॉजिटिव ग्रोथ कब होगा, जब बर्थ रेट जो है ज़्यादा होंगे, बर्थ रेट ज़्यादा है
और डेथ रेट कम है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए, मरे कम लोग, तो क्या होगा, पॉजिटिव ग्रोथ होगा। पॉजिटिव मतलब बढ़ेगी पॉपुलेशन, इंक्रीज होगी। दूसरा रीज़न क्या होगा, व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन, यानी कि जब इन माइग्रेशन होगा। अगर मेरी कंट्री है इंडिया, मेरी कंट्री में बहुत सारे लोग रहने आने लग गए, तो भाई क्या होगा, अगर इन माइग्रेशन बढ़ जाएगी और बाहर लोग कम गए, ठीक है, तो क्या होगा, इससे पॉपुलेशन मेरी कंट्री की बढ़ जाएगी। तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसी का उल्टा कर देंगे हम तो हमारा हो जाएगा नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बिना पढ़े कुछ लिखो, नेगेटिव ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन कम हो गई, डिक्रीज हो गई। रीज़न क्या होगा भाई, बर्थ रेट कम हो गए, डेथ रेट ज़्यादा हो जाएंगे। डेथ कम नहीं होंगी, डेथ ज़्यादा होंगे। पॉपुलेशन जो है ज़्यादा लोग मर गए, पैदा हुए नहीं, तो कम हो गई पॉपुलेशन। दूसरा रीज़न क्या होगा इसका, इन माइग्रेशन जो है वो कम हुई, कम लोग आपकी कंट्री में रहने आए, लोग आ ही नहीं रहे तुम्हारी कंट्री में, उन्हें पसंद नहीं है रहना, कोई भी नहीं आया। और आउट माइग्रेशन की तुम्हारी कंट्री में रहना सही नहीं हो रहा था, तो बाहर छोड़ छोड़ के तुम्हारे देश को बहुत लोग चले गए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। इसे कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इट अकर्स व्हेन द बर्थ रेट बिलो द डेथ रेट और पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, उसका रीज़न क्या है, तो रीज़न 3 चीज़ों पे ही डिपेंड करता है, कितने बच्चे पैदा हुए, कितने लोग मरे और माइग्रेशन पे। ये 3 चीज़ें कंट्री की पॉपुलेशन को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। क्या क्या, बर्थ रेट, डेथ रेट। डेथ रेट का एक और नाम होता है, उसे कहते हैं मॉर्टेलिटी रेट। आज याद कर लो, बाद में भूलना मत। और तीसरा हुआ माइग्रेशन। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है और घटती है। कौन सी, बर्थ, डेथ एंड हमारा माइग्रेशन। अब बर्थ खाली बर्थ रेट से पता नहीं चल जाता पॉपुलेशन बढ़ेगी या नहीं कम होगी, इसके लिए हमें क्रूड बर्थ रेट निकालना पड़ता है। क्रूड बर्थ रेट मतलब क्या हुआ, पूरे पॉपुलेशन में से अगर हम बात करें हज़ार में जो है कितने बच्चे पैदा हुए एक साल के अंदर, वो निकालते हैं। पूरी पॉपुलेशन देख के देते हैं, पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन में एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए अगर हमने पता लगा लिया, तो हमारे को क्रूड बर्थ रेट पता चल जाता है। इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी हमने पर स्क्वायर किलोमीटर की निकाली थी ना, तो क्रूड बर्थ रेट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन में कितने लाइव बर्थ हुए, कितने बच्चे पैदा हुए, ये चेक करते हैं हम, ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूला CBR, क्रूड बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, CBR इज इक्वल टू, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऐसे कोई न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इस पर आपको, B/P × 100। अब यहाँ पे CBR BP क्या है, तो CBR हो गया क्रूड बर्थ रेट, यानी कि 1000 पॉपुलेशन में 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हुए एक साल के अंदर, ठीक है। P मतलब क्या होता है, यहाँ पे B मतलब क्या है, बर्थ रेट, सिंपल, B मतलब है बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट। एंड P मतलब क्या है, P होता है मिड ऑफ द ईयर। अब तुम्हें पूरा साल के निकालने हैं तो कितना समय लोगे, तो ऐसा एस्टिमेटेड मिड ऑफ द ईयर ले लेते हैं। जैसे मान लो सितंबर से लेके अगले सितंबर का ले लिया, ठीक है, एक जून से लेके अगले जून तक का ले लिया, इस तरीके से निकाला जाता है। तो CBR इज इक्वल टू B/P × 100, दिस यू हैव टू लर्न। अब दूसरा आता है हमारा क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट निकालना हो तो क्रूड डेथ रेट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। एक रीजन में पर्टिकुलर 1000 लोगों के अंदर कितनी डेथ्स हुई हैं, अगर हम ये निकालना चाहें तो उसको हम CDR कहते हैं। CDR का फॉर्मूला होता है CDR इज इक्वल टू D/P × 1000, ठीक है। CDR मतलब हुआ क्रूड डेथ रेट, D हुआ नंबर ऑफ डेथ, कितनी हुई है, कितने लोग मरे हैं, P एस्टिमेट मिड ईयर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर, मतलब बीच का साल निकाल लेते हैं हम, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाता है इंटू 1000, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला लर्न करके रखना है। नेक्स्ट हमारा मैटर जो करती है चीज़ वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ सकती है और पॉपुलेशन घट सकती है। अब माइग्रेशन 3 टाइप का होता है, परमानेंट, टेम्परेरी, सीजनल। परमानेंट भी होते हैं, जैसे सपोज करो मैंने बहुत बढ़िया सी कोई कंपनी खोल लिया दुबई में, वहीं पे मैंने घर खरीद लिया, वहीं जाके मैं सेटल हो गई भैया, मेरा इंडिया में फिर बिजनेस नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो मैं आना चाह रहा यहाँ बहुत कम हो गया और मैं वहीं सेटल हो गई। ऐसे कई लोग करते हैं कि उनका सेटल अगर किसी और कंट्री में हो जाता है, पूरा जॉब हो गई या फिर उनका बिजनेस हो गया, तो वहीं जाके परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। सपोज करो जो है मेरी एक फ्रेंड है, उसकी जॉब लग गई, ठीक है, बट वो परमानेंट जॉब नहीं है, 6 महीने के लिए ही लगी है दुबई के अंदर, तो वो टेम्परेरी हो गया। जैसे किसी की 3 साल के लिए जॉब लगी है बाहर के देश में, वो 3 साल जॉब करके वापस आ जाता है अपने देश में, ठीक है, अपनी कंपनी में वापस आ जाता है, 3 साल उसी की कंपनी ने उसे बाहर भेजो। एक होती है सीजनल। सीजनल क्या हुई, जैसे हार्वेस्टिंग वर्कर्स करती हैं ये, जैसे हार्वेस्टिंग सीजन आता है
तो बहुत सारे वर्कर जो है वो पंजाब साइड चले जाते हैं, वहाँ हार्वेस्टिंग करते हैं, और जब वो हार्वेस्टिंग सीजन ख़त्म वो वापस अपने होम टाउन आ जाते हैं, वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं वो करते रहते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, सीजनल भी हो सकती है। अब जब माइग्रेशन होती है उसमें दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ के आप रहने वाले हो, दूसरा होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जैसे मैंने कहा कि मेरी एक कंपनी खुल गई है दुबई में और मैं वहाँ जाके सेटल हो गई हूँ, तो मेरी प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या हुई? इंडिया, और मेरी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ मैं गई वो हुई दुबई, ठीक है। हाँ, इट मे टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज ऑल्सो। अब माइग्रेशन रूरल टू रूरल भी हो सकती है, गाँव से गाँव में भी हो सकती है, रूरल टू अर्बन भी हो सकती है, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, कुछ भी टाइप में ये हो सकती है, ठीक है। अब एक पर्सन इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट दोनों हो सकता है। अब इमिग्रेशन और एमिग्रेशन भी याद कर लो, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। देखो इमिग्रेंट्स कौन होते हैं या इमिग्रेशन क्या होता है, तो इम को ना तुम ऐसा सोच लो कि ये इम और इन में मैं करता है ना इम, तो ये इमिग्रेशन को ना मैं ऐसे मैं लर्न कर लेती थी, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इमिग्रेशन को मैं कर लेती हूँ इनसाइड, आई शुरू हो रहा है ना, आई से इनसाइड होता है, आई से इमिग्रेशन मतलब कि अंदर आ जाना, और ये एमिग्रेशन ई से शुरू हो रहा है, ई मतलब होता है एग्जिट हो जाना। तो अगर एमिग्रेशन हो रहा है तो मतलब कि बाहर जा रहे हैं लोग, और इमिग्रेशन है मतलब अंदर आ रहे हैं। तो इमिग्रेशन क्या होता है? माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। अगर कोई कहीं किसी कंट्री में आके बसा है तो वो हो गया वहाँ का इमिग्रेंट। जैसे अगर मैं दुबई जाऊँगी, ठीक है, तो मैं वहाँ की इमिग्रेंट हुई, मैं उस कंट्री में नई इंसान आई हूँ, मैं ऐड हो गई हूँ वहाँ, मैं प्लस हो गई हूँ, इनसाइड हो गई हूँ वहाँ पे, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन के, तो मैं वहाँ कौन होंगी? इमिग्रेंट होंगी। और वहीं पे मैं अपनी कंट्री इंडिया को अगर लीव करके चली गई हूँ वहाँ पे, तो क्या होगा? मैं अपनी कंट्री की पॉपुलेशन में से माइनस हो जाऊँगी, एग्जिट हो जाऊँगी। तो वहाँ इंडिया के लिए मैं कौन होंगी? मैं एमिग्रेंट होंगी, और मैंने इंडिया से क्या करा है? एमिग्रेशन करा है। तो migrants who move into a new place are called immigrants and migrants who move out of a new place are called emigrants, ठीक है। नेशन से हमें जो ये कंफ्यूजन, तो इमिग्रेंट कौन हुआ? वो माइग्रेंट जो किसी नई कंट्री में जाके ऐड ऑन हो गया। एमिग्रेंट कौन? जो अपनी कंट्री लीव करके चला गया। तो एक इंसान इमिग्रेंट और एमिग्रेंट एक ही टाइम पे रहता है। जैसे आप अगर अपनी कंट्री से बाहर जाओगे तो अपनी कंट्री के लिए एमिग्रेंट हो गए, नई कंट्री के लिए इमिग्रेंट हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो गड़बड़ थी स्लाइड में वो चेंज कर लो, ये डिफिनेशन है, ये इमिग्रेंट की है, ये एमिग्रेंट की है, ठीक है। चलो, अब रीज़न क्या है लोगों का माइग्रेट करने का? जैसे मैंने आपको कहा जॉब लग गई तो जा सकते हो, बिजनेस वगैरह दूसरी जगह पे तो जा सकते हो, किसी भी जैसे पापा का ट्रांसफ़र होता है तो बच्चे एक दूसरे शहरों में माइग्रेट करते हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं हमारे माइग्रेशन के, ठीक है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द माइग्रेशन? तो सबसे पहली बात तो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग, बेटर लाइफस्टाइल के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक पुश फैक्टर, एक पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब कोई धक्का मार रहा है, तो कोई तो रीज़न होगा, कोई इंसान एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जा रहा है, तो वो पुश फैक्टर है। और पुल फैक्टर मतलब आपको अट्रैक्ट कर रही है कोई चीज़, तो आप जिस कंट्री को छोड़ के जा रहे हो तो वहाँ से आपको पुश फैक्टर फील हुआ कि आपको लगा यार यहाँ मुझे सही नहीं लग रहे हैं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आप कहीं और चलेगा। दूसरी कंट्री आपको पुल कर रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, यार यहाँ मेरे लिए बढ़िया है। तो पुश फैक्टर क्या होते हैं? पुश फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जो आपकी ओरिजिन प्लेस है, जिस कंट्री के आप रहने वाले हो। जैसे आप गांव के रहने वाले हो और आप गांव से अर्बन एरिया में जा रहे हो, तो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या? आप कहाँ के रहने वाले थे? गांव के थे, बट आप वहाँ से भाग के कहाँ जा रहे हो? शहर जा रहे हो। तो कुछ पुश फैक्टर है, कोई तो रीज़न जिसकी वजह से जा रहे हो। तो पुश फैक्टर वो रीज़न होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, गाँव में अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप शहर जाओगे। पुअर लिविंग कंडीशन है, अब कोई कंट्रीज होती है जहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, बहुत दिक्कत हो रही है, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, लोग वहाँ नहीं रहते। अनप्लेजेंट क्लाइमेट है, नेचुरल डिजास्टर है, एपिडेमिक है, सोशल इकोनॉमिक बहुत बैकवर्डनेस हो गई है, तो लोग किसी एक कंट्री को, एक गांव को, एक शहर को छोड़कर दूसरे में जा सकते हैं अगर पुश फैक्टर होते हैं तो पुश फैक्टर अगर प्लेस ऑफ ओरिजिन में होगा तो लोग जो है माइग्रेट करते हैं। दूसरा रीज़न होता है अगर किसी एक जगह में पुल फैक्टर हो, जैसे कि कोई प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, वहाँ पे अगर पुल फैक्टर होगा तो भी लोग वहाँ जाएंगे। जैसे कि एक कंट्री है, वहाँ पे बेटर जॉब मिल रही है, अच्छी लिविंग कंडीशन है, पीस और स्टेबल एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी भी अच्छी मिल जाती है लोगों को सस्ते रेटों पे, और क्लाइमेट भी अच्छा है, तो लोग वहाँ जाएंगे, ये पुल फैक्टर है। कोई शहर है, वहाँ पे आपको जॉब भी मिल रही है, अच्छा क्लाइमेट है, पीस है, स्टेबिलिटी है, शहर में घर भी मिल रहा है आराम से, अच्छा क्लाइमेट है, तो आप वहाँ जाके रहना पसंद क्यों नहीं करोगे? और ऐसे शहर में रहना पसंद करोगे जहाँ ये वाले फैक्टर है या इस वाले में? तो इस वाले फैक्टर को हम पसंद करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। चलो, अब
ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स इन द पास्ट 500 ईयर्स, ये लर्न कर लो, MCQ में आ सकता है CUBT के। इन द 20th सेंचुरी इटसेल्फ द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज 4 टाइम्स। डन, थोड़ा बहुत ये लर्न कर लो तुम लोग चीज़ें। अब आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब हम एक थ्योरी पढ़ने वाले हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो काफ़ी बार लोगों को डिफिकल्ट लगती है, बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। आज नहीं लगने वाली, मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये जो हमारी सेकेंड बुक का जब ये चैप्टर आएगा तो भी काम आने वाली है, ठीक है। ये एक थ्योरी बनाई गई है जिसको ना किसी भी कंट्री का फ्यूचर डिपिक्ट करने के लिए जो है बनाया गया है, और ये देखा भी गया है कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है। जब भी किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ी या घटी तो इसी के हिसाब से बढ़ी घटी थी। इसमें क्या कहा गया है कि जब भी कोई इनिशियल स्टेजेस में किसी कंट्री में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, द थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री चेंज होती है फ्रॉम HB टू LB इसका मतलब क्या हुआ, हाई बर्थ और हाई डेथ रेट से लो बर्थ और लो डेथ रेट में एक कंट्री की पॉपुलेशन चेंज होती है धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता रहता है। यानी कि स्टार्टिंग में जो है बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो बर्थ रेट भी कम होने लगता है और दवाइयाँ बन जाती है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो जाती है, तो डेथ रेट भी कम हो जाता है। रीज़न क्या है इसका चेंज का कि पहले हाई बर्थ और हाई डेथ होता है, फिर लो बर्थ और लो डेथ रेट होता है। एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल अग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते और रूरल एरियाज में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, रूरल सोसाइटी जब होती है, बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है, ठीक है। दवाइयाँ नहीं है ज़्यादा, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस्ड है इकोनॉमी, तो ज़्यादा दवाइयाँ नहीं बन रही है तो डेथ रेट भी ज़्यादा है, ठीक है। और जो है ज़्यादा फैमिली प्लानिंग पे भी लोग ध्यान नहीं देते तो बर्थ रेट भी ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे लोग अर्बन एरियाज़ में आते हैं खर्चे भी बहुत बढ़ते हैं, पता चलता है पैसे जो है 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने पैसे लग रहे हैं तो 5 बच्चे कैसे करें, ठीक है। और साथ ही के साथ में मेडिकल फैसिलिटी बढ़िया हो जाती है तो लोगों की डेथ भी कम होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, लोग 60-70 से 80-80 साल तक जिंदा रह रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस होती है सोसाइटी, कंट्री में डेवलपमेंट आता है तो लो बर्थ और लो डेथ रेट होता है, और जब बहुत पिछड़ी भी सी होती है कंट्री तब हाई बर्थ और हाई डेथ रेट भी होता है, ठीक है। दीज चेंजेस अकर इन द स्टेजेस विच आर नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। तो ये चेंजेस कैसी होती है, रूरल एग्रेरियन से जब अर्बन इंडस्ट्रियल होती है कंट्री तो ये चेंज आता है। इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो होता है ये 3 फेजेस में होता है, यानी कि तीन बारी में इस 3 स्टेजेस चलती हैं इसके अंदर। तो जो पहली स्टेज है उसमें क्या होता है, हाई फर्टिलिटी होती है एंड हाई मॉर्टेलिटी होती है। हाई फर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा होना, बर्थ रेट। तो हाई फर्टिलिटी मतलब बर्थ रेट भी ज़्यादा है और हाई मोर्टिलिटी मतलब डेथ रेट भी ज़्यादा है। अब ये रीज़न क्या है कि भैया मर भी ज़्यादा लोग रहे हैं, पैदा भी ज़्यादा लोग हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो एपिडेमिक्स हो सकता है, जैसे अब कोरोना वायरस आया, ये पैंडमिक था, पहले आते थे जैसे वो प्लेग आया था, बहुत सारे लोग वाइप आउट हो जाती थी, बहुत सारी पॉपुलेशन, तो डेथ रेट बहुत होते थे। फूड सप्लाई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा खाना ही नहीं था, लोग भूख से भी मर जाते थे। और जो है पीपल रिप्रोड्यूस ज़्यादा करते थे। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होती है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, लार्ज फैमिलीज आर एन एसेट। यहाँ पे जॉइंट फैमिली होती थी, एग्रीकल्चर चल रहा होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इज लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक इंसान कितने समय तक जिंदा रहेगा, एक कंट्री में लोग कितने समय तक जिंदा रह रहे हैं। पुराने ज़माने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 भी हुआ करती थी, 35 भी हुआ करती थी। लोग 40 साल से ऊपर नहीं जीते थे, 35 साल से ऊपर नहीं जीते थे, जो बिल्कुल क्या है प्राइम ऑफ लाइफ। और अब देखो 90-90 साल, 80-80 साल, 70-60 तो नॉर्मल है आज के समय पे, ठीक है। आर मोस्टली लिटरेट नहीं होते लोग बिल्कुल भी, एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है इस फर्स्ट स्टेज में कंट्री के अंदर, ठीक है। 200 ईयर्स होगा। अब तुम कहोगे दीदी ऐसी कंट्री कौन सी थी, तो आज से 200 साल पहले हर एक कंट्री इसी फेज के अंदर थी, वर इन दिस स्टेज। यानी कि आप कह सकते हो कि 200 साल पहले तक ज़्यादातर सभी कंट्रीज इसी स्टेज के अंदर थी, जहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था, ठीक है जी। अब हम आते हैं सेकंड पे, बाद में इसका ग्राफ दिखाऊंगी मैं आपको पूरा टोटल फाइनल बना के। सेकेंड स्टेज में फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगनिंग, यानी कि इनिशियली तो सेकेंड स्टेज में फर्टिलिटी यानी कि बर्थ रेट बढ़ते रहते हैं, बट जो है डिक्लाइन हो जाते हैं विद टाइम, पर धीरे धीरे बर्थ रेट जो है वो कम होने लगते हैं। दिस इज अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस मोर्टिलिटी रेट ऑल्सो, यानी कि धीरे धीरे डेथ रेट भी कम होने लगता है। अब आप सोचो बर्थ पहले ज़्यादा थे, कम हुए, मतलब लोग समझदार हुए, फैमिली प्लानिंग करी, और डेथ रेट भी कम होने लगा, मतलब मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई, यानी कि टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है और लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन लीड्स टू डिक्लाइन इन मोर्टिलिटी। बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई।
अब इससे क्या हो जाता है, इस वाली स्टेज के अंदर पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है, हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो पहले तो हाई बर्थ ही था, अभी अभी बर्थ कंट्रोल हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो कंट्रोल नहीं हुए, और लोगों ने मरना बंद कर दिया, तो पॉपुलेशन फट जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाती है इस वाले एरिया के अंदर। ये बीच वाला जो होता है नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल होते हैं लोग, फिर भी समझदार होते हैं, बच्चे पैदा करना कम करते हैं, बट फिर क्या है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो जाती है, सैनिटेशन अच्छी हो जाती है। तो इससे क्या होता है यहाँ पे जो है इस वाले टाइम पीरियड के अंदर आप ये कह सकते हो दैट इसमें पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाती है। लास्ट स्टेज में बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली। अब ये चीज़ में क्या हो रहा है, लास्ट स्टेज में फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, यानी कि बर्थ रेट तो कम हो ही गए हैं और डेथ रेट भी कम हो गए हैं। तो इस स्टेज के अंदर पॉपुलेशन इधर स्टेबल हो जाती है, यानी कि स्टेबल है पॉपुलेशन, बच्चे पैदा होने कम हो गए, मरने भी कम हो गए, तो स्टेबिलिटी है। यानी ये नहीं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई और बहुत कम भी नहीं होती है, स्टेबल रहती है, या फिर पॉपुलेशन हल्की हल्की बढ़ती है, ग्रो स्लोली होती है। द पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज, बहुत ही अर्बन से लोग हो जाते हैं, शहरी लोग हैं, लिटरेट समझदार लोग होते हैं, टेक्निकल नॉलेज बहुत होती है लोगों को, और टेक्नोलॉजी अच्छी खासी जिन देशों में होती है यहाँ होता है, ठीक है। हाउ, और यहाँ पे लोग डेलिबरेटली अपने फैमिली साइज को कंट्रोल करके रखते हैं, यानी कि फैमिली प्लानिंग करते हैं। दिस शोज द ह्यूमन बींग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी। ये हो गई हमारी तीसरी स्टेज, ठीक है। इन द प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आज के समय पे अलग अलग कंट्री अलग अलग स्टेजेस में है, तो वो स्टेजेस मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ फर्स्ट स्टेज में बांग्लादेश लिखा है और रेन फॉरेस्ट की ट्राइब्स लिखी है। बांग्लादेश फर्स्ट स्टेज में गिवन है आपके इस बुक के अकॉर्डिंग, यानी कि बांग्लादेश के अंदर बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो ये ऐसी सोसाइटी है जहाँ एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बेस्ड हो, जहाँ पे लोगों को फैमिली प्लानिंग भी नहीं हो रही है, और साथ ही के साथ में डेथ रेट ज़्यादा है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। रेन फॉरेस्ट ट्राइबल पीपल के अंदर भी यही हो रहा है। सेकेंड स्टेज में अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्रीज हमें गिवन है, देखो आप यहाँ पे पेरू गिवन है, श्रीलंका गिवन है। ये वो स्टेज है जहाँ पे इनिशियली तो बर्थ रेट ज़्यादा था, फिर बर्थ रेट कम हुआ और डेथ रेट गिर गया है। यहाँ नेचुरल इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है, बढ़ गई है। और लास्ट में अगर हम बात करें वो कंट्री जिसमें मैंने कहा कि बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, ना लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर ले और मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है तो लोग ज़्यादा मर भी नहीं रहे। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का हाल है, यानी कि कनाडा, जापान, यूएसए में ये है। आज की तारीख की अगर हम बात करें तो जापान की तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग समझदार हो गए हैं, फैमिली प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, ठीक है। अब तो चलो अलग बात करो, तुम यूएसए की अगर बात लो तो लोग समझदार हैं, एक बच्चा है या दो ही बच्चा है, ठीक है। और फैसिलिटी मेडिकल इतनी साल के सीनियर सिटीजन्स वहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है यहाँ थर्ड वाला, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है तीनों की स्टेजेस को, जो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगी। अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, आपको एग्जाम में लिखने को आ सकते हैं, व्हाट आर द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, क्योंकि अगर हमारी कंट्री ले, देयर आर मेनी कंट्रीज जिनको पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो पहला हो गया फैमिली प्लानिंग, ठीक है। दूसरा स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चों की स्पेसिंग है, एक बच्चा पैदा हो रहा है और दूसरे बच्चे पैदा होने में थोड़ा सालों का फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि जिससे वुमेन की हेल्थ पे भी जो है इफेक्ट ना हो, मदर को भी टाइम मिले एक बच्चे की केयर करने की, खुद की केयर करने की, उसकी अपब्रिंगिंग करने की, उसके बाद दूसरा बच्चा हो, ठीक है। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा मतलब क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से जो है लोगों को अवेयर करना चाहिए, जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाए, उन्हें अहमियत समझानी चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल की, ठीक है। और जो है फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स लगाना चाहिए और इंसेंटिव्स नहीं देने चाहिए लार्ज फैमिली को, जिन पे बहुत 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 सारे बच्चे हैं, जिनके घर में बहुत बड़ी फैमिली है। इवन तो गवर्नमेंट कह रही है कि फैमिली प्लानिंग करो आप लोग, तो उनको टैक्स लगाओ या डिसइंसेंटिव दो, उनको फ़ायदे मत दो, सब्सिडी मत दो उनको, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट्स दो। ये कोई तरीके हैं जिससे आप जो है क्या कर सकते हो, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। एक, खुद से प्लान करे फैमिली, बच्चों के बीच में स्पेस होना चाहिए, बच्चों के पैदा होने के टाइम के बीच में, जिससे मदर और बच्चा दोनों अच्छे से लाइफ जी पाए। प्रोपेगेंडा, यानी कि मीडिया में इस चीज़ को अच्छे से बताना चाहिए, गवर्नमेंट को बताना चाहिए। और ये लास्ट वाला, ठीक है। चलो अब विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और लास्ट आता है हमारा थॉमस मैल्थस की थ्योरी 1798। थॉमस मैल्थस ने 1798, इतने पुराने ज़माने में जब पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं भी होती थी, तभी ये थ्योरी दे दी थी कि नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन फूड सप्लाई, कि आने वाले समय में जितनी फसलें उग रही हैं, जितना खाना हमारे पास है, उससे तेज स्पीड में जो है क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन पॉपुलेशन क्रैश, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन फटना मतलब कि लोग ज़्यादा हैं, खाने के लिए खाना कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जॉब कम है, ये सब। उससे फेमाइन होगा, डिजीजेस भी होंगे और वॉर भी होगा, और ऐसा ही हुआ, हमारा वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ, ठीक है। एंड द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। तो अगर आप चाहते हो कि, ये तो उन्होंने तभी कह दिया था कि हमारा वर्ल्ड ये सब ना देखे, तो प्रिवेंटिव चेक्स ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जो है अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो विद दिस ये बस आपको थॉमस मैल्थियस की थ्योरी की जो ये 1 2 3 पॉइंट यू हैव टू लर्न बता दिया मैंने आपको। चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है। कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एंड इंस्टाग्राम पे इसके नोट्स अपलोड हो चुके हैं, तो वहाँ से जाके आप एक्सेस कीजिए।